नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमिक में। मैं जितेंद्र सिंह डोडिया आपके साथ यहाँ पे बात करने वाला हूँ बहुत ही रोचक विषय भूगोल पर। सबसे पहले साथियों आपसे मैं निवेदन करूँगा कि हमारा जो YouTube चैनल है आप दीप्ति सिंह एकेडमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय दर समय हमारी जो क्लासेस के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही आपको नोट्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम का एक ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर हमारे जो सभी सब्जेक्ट हैं उसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथियों मैंने अभी आपको बताया यूट्यूब चैनल का नाम हमारा और टेलीग्राम ग्रुप, आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लें और तुरंत हम स्टार्ट करते हैं। साथियों मेरा नाम है जितेंद्र सिंह डोडिया और मैं आपके साथ यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ बहुत ही रोचक सब्जेक्ट भूगोल की। जी हाँ साथियों, भूगोल सामान्यतः एमपीपीएससी के लिए हम बात करें या फिर हम पीईबी के लिए बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, काफ़ी वेटेज रखता है। तो शुरुआत करते हैं। चूँकि हमारी पहली क्लास है तो मैं आपको यहाँ पर बहुत बेसिक से स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं। हम काफ़ी जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। राइट साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियोग्राफी की। कोई भी सब्जेक्ट का ओरिजिन कहाँ से होता है ये हमें समझना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम है जियोग्राफी, जिसे हम भूगोल कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जियोग्राफी जो है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस सब्जेक्ट का जो नाम है उस नाम का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जियोग्राफी वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। यस दोस्तों, आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादातर सब्जेक्ट जो है यूनान से विकसित किए गए हैं, जैसे कि इतिहास वगैरह। तो यूनान का काफ़ी महत्व है अधिकतर विषयों में और यहाँ की जो भाषा है वो ग्रीक भाषा है। तो जियोग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जियोग्राफी है ये दो शब्दों से मिलके बना है। साथियों जियोग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, जियो और ग्राफी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जियो का मतलब आपको पता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है उसका वर्णन करना, उसके बारे में डिटेल समझना। और जियोग्राफी को अगर हम मिश्रित रूप में देखेंगे तो जियोग्राफी का मीनिंग हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। राइट, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में जो शब्द है हमारा विषय का नाम है भूगोल। भूगोल का मतलब सभी जानते हैं, भू मतलब धरती और गोल मतलब उसकी संरचना की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स धरती की संरचना की बात की जाए, धरती की संरचना का वर्णन किया जाए, धरती की संरचना को समझा जाए तो हम किसकी बात करेंगे, हम भूगोल की बात करेंगे। राइट, तो भूगोल हमने देखा कि भूगोल का मतलब क्या है, जियोग्राफी का मतलब क्या है। साथियों कोई भी विषय का विकास कहाँ से होता है ये समझना हमें ज़रूरी है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूगोल का एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में विकास कैसे हुआ। तो साथियों में यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है मूलतः यूनानी, ग्रीक और अरबी द्वारा इस सब्जेक्ट का विकास किया गया है। इसका मतलब ये है कि शुरुआती दौर में जो अलग अलग विचारक कहें या फिर दार्शनिक कहें, इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोई भी विषय शुरुआत में एक दर्शन, कोई भी विषय बनने से पहले वह शुरुआत में एक विचार रहता है, जब तक कि उसको एक मूल रूप नहीं मिल जाता। किसी भी विचार को, किसी भी दर्शन को अगर मूल रूप या फिर एक प्रत्यक्ष रूप या फिर किसी दस्तावेज के रूप में अगर उसको मिल जाता है या फिर स्वीकार कर लिया जाता है तो वह आगे जाके सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कुछ यूनानी दार्शनिक, ग्रीक व अरबी दार्शनिकों द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इसको जियोग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित किया गया। साथियों हम देखते हैं कि सबसे पहले देखो, अभी हमने बात करी सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ। अब जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता है तो कुछ शुरुआती उसके जनक के बारे में हम बात करना पड़ेंगे, कौन कौन मुख्यतः इसके दार्शनिक रहे हैं या फिर वैज्ञानिक रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक जो टर्की के हैं। पहले टर्की को मिलेटस नाम की जगह से जाना जाता है। मिलेटस को अभी वर्तमान में हम टर्की से जानते हैं। तो हिकेटियस ने एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जस्ट पीरियड्स। अब ये बुक यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इस किताब में, इस पुस्तक में हिकेटियस ने सर्वप्रथम धरती की
संरचना की बात करी, धरती का जो मूल रूप है उसकी बात करी, कुछ कुछ भाग इसमें ब्रह्मांड के रूप में भी चर्चा किया गया, लेकिन मूलतः इस पुस्तक में धरती की संरचना की बात करी। तो साथियों, इसको चूंकि इन्होंने सर्वप्रथम इस बुक के रूप में इसकी बात करी, तो हम इनको भूगोल के जनक के रूप में जानते हैं। जस पीरियडस किताब का नाम है जो इन्होंने लिखा था। तो हिकेटियस, कभी भी अगर सवाल आता है, याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाता है एमपीपीएससी या फिर पीईबी में, तो आपको याद रखना है, इसमें 2-3 चीज़ मैं आपको साथ आगे बताने वाला हूँ, हमें क्या क्या इसमें समझना है। कभी भी आपको पूछा जाए कि भूगोल के जनक कौन है, या फिर भूगोल के जनक को किस नाम से जाना जाता है, या फिर हिकेटियस को किस नाम से जाना जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हिकेटियस। क्यों जाना जाता है हिकेटियस को? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल की बात करी, धरती की संरचना की बात करी। किसके द्वारा बात करी गई? पुस्तक के द्वारा। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है जस पीरियडस। ओके, साथ ही एक और नए दार्शनिक आए, इरेटोस्थनीज, यूनान के हैं, यूनान के काफ़ी मशहूर और प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का यूज़ किया, या फिर जियोग्राफी का शब्द का प्रचलन किया। सर्वप्रथम इन्होंने जियोग्राफी का शब्द का इस्तेमाल किया गया, और इसी के साथ हम इनको फिर एक व्यवस्थित भूगोल के जनक के तौर पे जानते हैं। 2 चीज़ें हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भूगोल के जनक कौन है, तो आपको आंसर टिक करना है हिकेटियस। कहाँ से है, तो आपको आंसर टिक करना है टर्की। अगर ऑप्शन में मिलेटस दिया जाता है तो डेफिनेटली मिलेटस भी सही जवाब होगा, लेकिन अगर टर्की और मिलेटस दोनों एक ही जगह के नाम है, टर्की वर्तमान नाम है हमारा। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, ये अभी हमने बात करी भूगोल के जनक या फिर व्यवस्थित भूगोल के जनक, और आधुनिक भूगोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम हमारे पास सामने आता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जर्मनी से हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक की रचना करी थी, कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड। कॉस्मोस एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। इन्होंने कॉस्मोस की रचना करी, और जो कि चूँकि इन्होंने काफ़ी डिटेल में पृथ्वी की बात करी, साथ ही साथ ब्रह्मांड की बात करी, तो स्कॉलर्स, जो भूगोल के स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि भैया यही है हमारे आधुनिक भूगोल के जनक, इन्हीं को हम कहेंगे आधुनिक भूगोल के जनक। तो यहाँ पर 3 नाम आपके सामने आए हैं कि भूगोल के जनक या फिर फादर ऑफ भूगोल, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हिकेटियस को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जस पीरियडस नाम से एक पुस्तक की रचना करी थी, जिसमें सर्वप्रथम पृथ्वी की संरचना की बात करी। साथ ही अगर हम बात करें इरेटोस्थनीज वो व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए हम इनको एक व्यवस्थित भूगोल के जनक के रूप में जानते हैं। तीसरी बात, आधुनिक भूगोल की अगर हम बात करें तो आधुनिक भूगोल का जो डेवलपमेंट किसने किया है, सर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जर्मनी से हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये है हमारे आधुनिक भूगोल के जनक। ठीक है दोस्तों, पॉइंट बनते जा रहे हैं, काफ़ी सारी हम फैक्ट की बात करेंगे। शुरुआत वाली क्लास है हमारी, इस सब्जेक्ट को हम डिटेल में अच्छे से बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, नए तरीके से समझने वाले हैं। कई विद्यार्थियों को अपनी एग्जाम्स के लिए भूगोल थोड़ा सा परेशान करता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी विषय को आराम से पढ़ें, व्यवस्थित तरीके से पढ़ें, शुरुआत से पढ़ें और कंसेप्ट क्लियर करते जाएं। हालांकि अभी इसमें मैंने कुछ कंसेप्ट वाली चीज़ नहीं बताई, एक शुरुआत बताया है, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट अगर शुरुआत से आप पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, तो आने वाली क्लासेस में हम एक एक कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जब भी हम भूगोल की बात करते हैं साथियों, भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी अगर हमें भूगोल की बात करना है, भूगोल पढ़ना हो, तो 2 चीज़ों से पढ़ा जाता है। एक होता है ग्लोब। मैं आपको, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ग्लोब, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा ग्लोब। तो ग्लोब पे हम पृथ्वी की डिटेल की बात करते हैं, लोकेशंस की बात करते हैं, कौन सी जगह कहाँ स्थित है, कौन सा सागर कहाँ स्थित है, कौन सा महासागर कहाँ स्थित है। तो 2 चीज़ें हैं, एक है ग्लोब और दूसरी चीज़ है यहाँ पर मैप। तो हमें ये देखना है कि ग्लोब का आविष्कार किसने किया। साथियों, अगर प्रश्न पूछा जाता है ग्लोब का आविष्कार किसने किया, तो ग्लोब का आविष्कार किया है मार्टिन बेहाइम ने। मार्टिन बेहाइम वह व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्लोब का आविष्कार किया। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं
और मैप की अगर बात करें तो मैप का जो आविष्कार किया है वो अनेक्सिमेंडर ने किया है। अभी देखो शुरुआती दौर में मैं यूनान से ही कितने व्यक्तियों के नाम मैं ले चुका हूं। तो शुरुआत में हमने कहा था कि ये जो सब विषय है मूलतः यूनानियों द्वारा, अरबियों द्वारा ही विकसित किया गया है। तो मैप की अगर बात करें तो मैप का आविष्कार या फिर मैप का डेवलपमेंट किसने किया, तो हमें नाम क्या याद रखना है, अनेक्सिमेंडर। भारत की अगर बात करें, भारत में हम दो चीजों की बात करते हैं कि भारत के मानचित्र का आविष्कार किसने किया, है ना। तो पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भारत का मानचित्र तो बाद में बना, पहले भारत में मानचित्रों का प्रचलन चालू हुआ। ये प्रचलन अरबियों द्वारा किया गया। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अरबियों ने भारत के मानचित्र का आविष्कार किया, डेवलपमेंट किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अरबियों द्वारा भारत में मानचित्रों का प्रचलन किया गया। जब भारत में मानचित्रों का प्रचलन हुआ तब फिर आवश्यकता हुई कि भारत का भी मानचित्र डेवलप किया जाए। तो मानचित्र भारत का किसने डेवलप किया, एनविले ने। एनविले ने सन 1752 में 1752 में भारत का पहला मानचित्र बनाया। अब एक चीज और यहाँ पे कंसेप्ट याद रखिएगा कि ठीक है, मैप का प्रचलन भारत में अरबियों द्वारा किया गया और भारत का मैप एनविले द्वारा डेवलप किया गया। अब भारत के मैप को विश्व के मानचित्र पर, विश्व के मैप पर पहली बार किसके द्वारा दर्शाया गया। भारत का मैप पहले डेवलप किया गया, लेकिन भारत के मैप को विश्व के मानचित्र पर किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो हमारे पास नाम आएगा साथियों, टॉलमी। टॉलमी एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक और हम कह सकते हैं वैज्ञानिक रहे हैं, जो कि रोम से हैं। तो टॉलमी ने क्या किया, टॉलमी ने भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित किया पहली बार। कंसेप्ट याद रखिएगा, तीनों चीजें अपने याद है, तीनों चीजों में क्लियर होना चाहिए हमको कि अगर हम प्रचलन की बात करें कि भारत में नक्शों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, तो हमें याद रखना है अरबियों द्वारा किया गया है। नक्शा पहली बार भारत का किसने बनाया, एनविले ने बनाया। कब बनाया, सन 1752 में बनाया। भारत के नक्शे को दुनिया के नक्शे पर कौन लाया, तो टॉलमी, काफी जाना पहचाना नाम है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भूगोल की शाखाएं की, कि जो भूगोल है हमारा, इसकी शाखाएं क्या क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या क्या है, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट है इसकी मूलतः 2 ब्रांचेस है। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आप, मैं लाइव हूँ, आप, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और किसी को कोई डाउट हो तो चैट में डाल दीजिएगा। मैं समय दर समय चैट भी एक्सेस करूँगा ताकि आपसे मैं लाइव बात कर सकूँ। मैं आपकी चैट देख रहा हूँ। ओके, नमस्कार, जय हिंद साहब, जय हिंद। बिल्कुल आप बनाई रहिए साथ में। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं हर समय दर समय इसको देखते रहूँगा। हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। लाइव क्लास है हमारी, और चूंकि पहली क्लास है तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा ताकि शुरुआत में ही हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सब्जेक्ट आगे जाके हमें आसान लगे और रोचक लगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। मैं बात कर रहा हूँ भूगोल की शाखाओं की, भूगोल की ब्रांचेस की। तो 2 ब्रांचेस हैं, एक हम कहेंगे फिजिकल जियोग्राफी, दैट मीन्स भौतिक भूगोल, और दूसरी ब्रांच है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये हमारी शाखा हैं 2 इस सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल के जनक। तो यहाँ पर 2 नाम सामने आते हैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ध्यान दीजिएगा। भौतिक भूगोल के अगर हम जनक की बात करें तो यहाँ पे 2 नाम आते हैं, पॉलिडोनियस और इरेटोस्थेनीस। ठीक है, इरेटोस्थेनीस अभी जब हमने बात करी यूनान के हैं, एक व्यवस्थित भूगोल के जनक के तौर पे इनका नाम जाना जाता है। तो साथियों, अगर ऑप्शन में आपको पॉलिडोनियस आता है तो आपको सही जवाब पॉलिडोनियस ही क्लिक करना है। अगर ऑप्शन में पॉलिडोनियस नहीं है, इरेटोस्थेनीस है, तो सही जवाब इरेटोस्थेनीस होगा। सर अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो क्या करेंगे, तो यह कंट्रोवर्शियल है, तो संभव नहीं है कि दोनों विकल्प, दोनों ही नाम ऑप्शन में रहे आपके। ठीक है, या तो आपको पॉलिडोनियस विकल्प में रहेगा या फिर इरेटोस्थेनीस रहेगा। तो दोनों में से अगर कोई भी विकल्प में मौजूद हो तो आप दोनों पे टिक कर सकते हैं। दोनों को ही हम बेसिकली भौतिक भूगोल के जनक के तौर पे जानते हैं, राइट। और मानव भूगोल की अगर बात करें तो मानव भूगोल के लिए फ्रेडरिक रेटजेल, ये भी जर्मनी से हैं। तो फ्रेडरिक रेटजेल हम इसको मानव भूगोल के जनक के नाम पे जानते हैं।
ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात करना चाहेंगे। डिटेल में इन द सेंस कि भौतिक भूगोल हमने बात करी, मानव भूगोल की हमने बात करी, ये ब्रांचेस होती हैं। सर भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ा जाता है, भौतिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो भौतिक भूगोल, भौतिक मतलब जिनको हम टच कर सकें, फील कर सके, जिसको हम टच कर सके। तो इस तरह के जैसे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले भौतिक भूगोल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम बात करते हैं भू आकृति विज्ञान की, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान की हम बात करते हैं। भू आकृति विज्ञान मतलब कि पहाड़ों की हम बात करते हैं, हम महाद्वीपों की हम बात करते हैं, भौतिक चीज़ों की हम बात करते हैं, महासागरों की हम बात करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स के नाम बताए, ये एक तरह से भू आकृति विज्ञान के हिस्से हैं या फिर पार्ट हैं। इसमें आगे जाके हम बात करेंगे जलवायु विज्ञान शास्त्र की। जलवायु विज्ञान शास्त्र मतलब कौन सी जगह की कैसी जलवायु है, ठीक है। अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु होती है, डिपेंड करता है उस जगह की लोकेशन पर। कुछ उष्ण कटिबंध होते हैं, कुछ शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। ये हम यहाँ पर आगे जाके विस्तार से समझेंगे कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। इन चीज़ों की हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम जगह की जलवायु के अनुसार अगर हम स्टडी करते हैं तो वो किसका हिस्सा हो जाएगा? जलवायु विज्ञान शास्त्र का। तीसरा इसका पार्ट क्या हो सकता है? समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान अपने आप में काफ़ी ही विस्तृत सब्जेक्ट है। ओशियनोग्राफी अपने आप में काफ़ी विस्तृत टॉपिक है। तो अगर हम समुद्र विज्ञान की बात करें, समुद्र की गहराइयों की बात करें, समुद्र की संरचना की बात करें, समुद्र के डेवलपमेंट की बात करें, तो ये इसका पार्ट हो जाएगा समुद्र विज्ञान के तौर पर। तो ये जो मैंने अभी तीनों चीज़ों की बात करी, भौतिक फिजिक्स की, फिजिक्स बोल रहा हूँ मैं, भौतिक भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो हमारी, जैसे मैंने हाथ में ग्लोब ले रखा है, ये हमारी प्यारी धरती है। इस धरती पर अगर हम सागरों की बात करते हैं या फिर महाद्वीपों की चर्चा करते हैं या फिर जलवायु की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भौतिक भूगोल का हिस्सा है, फिजिकल जियोग्राफी का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा ब्रांच है मानव भूगोल, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, फ्रेडरिक रेटजेल जर्मनी के हैं और ये मानव भूगोल के जनक के तौर पे जाने जाते हैं। इन्होंने एक बुक की भी रचना करी थी, उस बुक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। फ्रेडरिक रेटजेल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये एक सवाल पूछा गया, मैंने अलग से इसको लिखा गया है क्योंकि एक बार एमपीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि मानव भूगोल के जो जनक हैं फ्रेडरिक रेटजेल, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो हमें याद होना चाहिए एंथ्रोपोजियोग्राफी इज द राइट आंसर। ओके, तो हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल की हम पार्ट की बात कर रहे हैं। तो मानव भूगोल देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा विषय या फिर ऐसा टॉपिक जो मानव के कारण, मतलब मानव द्वारा प्रभावित या फिर मानव द्वारा रचित। जैसे कि हम बात करते हैं डेमोग्राफी की, जनसांख्यिकी भूगोल के तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। मतलब जनसांख्यिकी जो है किसी भी जगह के भूगोल पर काफ़ी निर्भर करती है। समझिएगा आप, किसी भी जगह के, अगर अमेरिका की हम बात करें, हम भारत की बात करें, तो दोनों की लोकेशन अलग अलग है, दोनों देशों की अवस्थिति अलग अलग है। तो हम यहाँ की और वहाँ की जनसंख्या की अलग होगी। तो जनसांख्यिकी डिपेंड्स करती है लोकेशन पर, जियोग्राफी पर। सेकेंडली हम बात करेंगे कल्चर की। हर जगह का कल्चर भी वहाँ की जियोग्राफी को प्रभावित करता है। हर जगह का अपना एक कल्चर होता है और वहाँ का कल्चर वहाँ की जियोग्राफी को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। और तीसरा, अगर इसमें हम बात करें, तीसरा टॉपिक क्या हो सकता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और प्रभावित होता भी है इवन जियोग्राफी के तौर पर। तो ये अलग अलग हमारे शाखाओं की हमने बात करी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भूगोल का हम विभाजन किस तरह से कर सकते हैं। भूगोल को अगर हमें पढ़ना हो, भूगोल को अगर हमें वेल स्टडी करना हो, क्वाइट स्टडी करना हो, तो इसको हमें अलग अलग पार्ट में हमने इसका डिवीज़न करा गया है। तो इसके अलग अलग पार्ट क्या हो सकते हैं? पहला पार्ट होगा विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल की हम बात करेंगे। शुरुआत हम करते ब्रह्मांड से, पृथ्वी की रचना कैसे हुई, पृथ्वी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। तो ये सब चीज़ों की हम बात करेंगे विश्व भूगोल में। विश्व भूगोल में हम बात करेंगे साथियों।
विश्व भूगोल जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम विश्व की भूगोल की बात करेंगे, कि महाद्वीपों की हम बात करेंगे, महासागरों की हम बात करेंगे। दूसरा इसका भाग है भारत का भूगोल। ये मैं उस पर्पज से बता रहा हूँ, जब हम एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो अलग अलग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पर्टिकुलर सब डिवीज़न होते हैं। तो हम किस तरह से हमारे जो सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे विश्व भूगोल की, हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। जब भी अगर हम एमपीपीएससी पीईबी के एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो ये अलग अलग डिवीज़न होंगे। अगर हम पर्टिकुलर रीजनल की कोई एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी की बात करें या फिर बिहार पीएससी की बात करें, राजस्थान पीएससी की बात करें, तो अलग अलग लोकेशंस के लिए, अलग अलग रीजनल के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए हमें प्रादेशिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा, रीजनल जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगी, राइट। तो मूलतः जो हमारा भूगोल का जो विभाजन है, सब डिवीज़न है, वो 3 तरह से हमने किया है: विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो मैं, चूँकि हमें सब्जेक्ट यहाँ से प्रथम टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए विश्व भूगोल से, तो मैं आने वाली क्लासेस में हमारी जो डिलीवर करूँगा वो विश्व भूगोल से हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट को। तो तैयार हो जाइए साथियों, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा विस्तार से चीज़ों को समझने के तौर पे हम सब्जेक्ट को अटैच होने के पर्पज से शुरुआती वाली क्लास है, तो हम इसको थोड़ा सा समझने के पर्पज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हम समझ लेते हैं, भारत की भूगोल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देन हम फिर विश्व के भूगोल से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों सर? तो कारण ये है कि जनरली मैंने देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो भारत के भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो साथ ही साथ हमारा प्रादेशिक भूगोल भी कवर हो जाता है। तो भारत का भूगोल पढ़ते पढ़ते आप प्रादेशिक भूगोल तो कवर कर ही लेंगे, और हालांकि विश्व भूगोल भी अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, उसका भी वेटेज है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादातर जो प्रश्न है वो भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। हमें अगर स्टार्ट करना हो तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय की। तो मैं यहाँ पर 2 मिनट आपसे कमेंट चेक करना चाहूँगा, किसी को कोई डाउट हो, किसी का कोई इनपुट हो तो ज़रूर मुझे साथ शेयर कीजिएगा। किसी को कोई भी क्वेरी हो आप डिस्कस कर सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते रोहित खरे जी। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा? पहला विषय रहेगा हमारा भारत का सामान्य परिचय। किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसका सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सामान्य परिचय किसी भी चीज़ का, उसका नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तो जब हम भारत के भूगोल की बात करेंगे तो हमको सामान्य परिचय देखना होगा उसका। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फिर उसका भौतिक विभाजन, पठारों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, नदियों के रूप में, अलग अलग हम अलग जो लोकेशन है, हमारा पूरा भारत है भौतिक तौर पर किस तरह से विभाजित किया गया है। फिर हम डिटेल में बात करेंगे तो भारत का अफवाह तंत्र और नदी परियोजना के बारे में, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या परियोजना, अलग अलग नदी परियोजना है, तो उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु की चर्चा की जाएगी। उसके बाद भारत की मिट्टियाँ, भारत में कृषि व पशुपालन। आप सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत की हम कृषि की बात करेंगे, पशुपालन की बात करेंगे। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ इन सब चीज़ों का महत्व भी क्या है। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियाँ, किन किन प्राकृतिक वनस्पतियों का स्रोत के रूप में जाना जाता है भारत हमारा। भारत में खनिज, और उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा भारत के ऊर्जा संसाधन। क्या क्या ऊर्जा संसाधन हमारे भारत देश में उपलब्ध हैं, कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, ये हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से स्थान प्रमुख हैं, विख्यात है इस चीज़ों के लिए। भारत के उद्योग, भारत में कौन कौन से उद्योग हैं, और भारत में परिवहन की हम बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। उसके बाद हम बात करेंगे भारत की जनजाति की बात करेंगे, ट्राइब्स की हम बात करेंगे, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। देन हम जनसंख्या की बात करेंगे, और ये सब सारे विषय पढ़ने के बाद जो बचा रहेगा वो हम विविध में चर्चा करेंगे। और इन सब के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, साथ ही साथ हम
इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो विषय से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। आप जानते होंगे ये हमारे प्रेरणा स्रोत सर हैं, सर दिनेश ठाकुर सर। इनके तत्वाधान में ही हम दीप्ति सिंह IAS एकेडमी का संचालन किया जा रहा है और ये हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी विषय के फ्री PDF चाहिए, फ्री PDF किसी भी विषय के, आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप PEB की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय के आपको फ्री PDF चाहिए तो आप प्लीज़ 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 ज्वाइन दीप्ति सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप। दीप्ति सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर अलग अलग विषयों के नोट्स के तौर पर PDF आपको साथ समय दर समय शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथियों, दीप्ति सिंह एकेडमी क्या है? दीप्ति सिंह एकेडमी कई वर्षों से एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर हमारे काफ़ी एक्सपर्ट लेक्चर अनुभवी शिक्षकों द्वारा आपको वेल एजुकेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किस एग्ज़ाम को किस तरह से फेस किया जाए, और यहाँ पर आपके करियर के लिए भी हम वापस से आपको मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको ये कुछ संपर्क सूत्र की जानकारी यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप MPPSC के लिए जा रहे हैं, अगर आप PEB के लिए जा रहे हैं, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नाम मात्र की फीस के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, किस विषय को किस टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा, कब क्लासेस लगेगी, क्या फीस रहेगी, इन किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं, नंबरों को ध्यान रखिएगा। अगर आप अब चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, आप नोट डाउन कर लें और हम आगे चर्चा करते हैं सब्जेक्ट की जो हम स्टार्ट करने वाले थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ विषय को भारत का भूगोल से। तो भारत का भूगोल जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसकी भी हमने बात कर ली थी। हमें टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं। सामान्य परिचय मतलब शुरुआत किसी भी सामान्य परिचय की बात करें तो हम नाम से करते हैं, लोकेशन से करते हैं, बेसिक सामान्य बातों की हम बात करते हैं। तो भारत के सामान्य परिचय की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करना है साथियों हमें डिस्कस करना है यहाँ पर नाम। आप सोच रहे होंगे नाम क्या डिस्कस करना है, तो नाम बहुत ही अच्छे से विस्तार से डिस्कस करना है। नाम के आधार पर ही कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी मैं आपके साथ अगली स्लाइड में शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या नाम, किस तरह से प्रश्न बन सकता है भारत के नाम के ऊपर। तो बने रहिएगा, देखिएगा। और साथ ही अवस्थिति की बात करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे कि भारत की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कैसे इसको लोकेट किया जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, जनसंख्या की। और अगला हमारा इसमें विषय रहेगा भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। काफ़ी महत्वपूर्ण और समझने लायक टॉपिक रहेगा ये साथियों, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अगर आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर किसी भी चीज़ को अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो तो हम अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के द्वारा ही उस चीज़ को बता सकते हैं। और भारत की अगर लोकेशन की बात करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के द्वारा ही करेंगे। तो इसकी हम डिटेल में आगे जाके चर्चा करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे भारत की सीमा की, और उसके बाद भारत के कुछ पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उनके साथ हमारे क्या विवाद हैं, संबंधित विवादों की चर्चा की जाएगी। स्टार्ट करते हैं तो साथियों। तो अभी जैसे कि मैंने नाम की बात करी तो नाम से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। नाम की अगर बात करें, भारत को आपको पता होगा भारत को हम किस नाम से जानना चाहते हैं। देखो, जब भी हम नाम की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जगह के जो नाम के प्रकार है दो प्रकार हो सकते हैं। एक पहला प्रकार हो सकता है आपका औपचारिक नाम। औपचारिक नाम मतलब फॉर्मली नाम ये होगा कि कागज पर उस जगह का या फिर उस व्यक्ति का क्या नाम है। डॉक्यूमेंटेड नाम क्या है, डॉक्यूमेंटेड नाम को हम ही क्या कहेंगे, औपचारिक नाम। और दूसरा होता है अनौपचारिक नाम, मतलब नाम तो है, जानते हैं सभी लोग उस नाम से, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, राइट। तो हम औपचारिक नाम की बात करेंगे। आप सभी जानते होंगे औपचारिक नाम क्या क्या है, भारत और इंडिया।
अब भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, या फिर भारत को हम इंडिया के नाम से भी जानते हैं तो इंडिया क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज तो ये कि औपचारिक नाम क्यों है। भारत के जो हमने बात करी औपचारिक नाम की, तो दो औपचारिक नाम है भारत और इंडिया। तो ये औपचारिक नाम क्यों है, ये औपचारिक नाम क्यों है। औपचारिक नाम वो नाम होगा जिसको सभी लोग मानते हैं, डॉक्यूमेंटेड, ऐसा नाम जो डॉक्यूमेंटेड है और इससे डॉक्यूमेंटेड है जिसको सभी लोग मानते हैं। तो आपसे ही मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आप ही मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको भारत के सभी लोग मानते हैं। सही जवाब होगा संविधान, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में भारत का जो नाम लिया गया है, दो नाम लिए गए हैं, पहला नाम लिया गया है भारत और दूसरा नाम लिया गया है इंडिया। भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में इसकी चर्चा की गई है। भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में इसकी चर्चा की गई है, भारत दैट इज इंडिया या फिर इंडिया दैट इज भारत, दोनों नामों की चर्चा की गई है। तो हम दोनों ये हमारे जो नाम होंगे औपचारिक नाम होंगे। अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारत जो है, भारत को भारत क्यों कहते हैं या फिर इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो मैं, आप सभी जानते होंगे राजा दुष्यंत बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहे इतिहास के, और राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत, और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही भारत को जाना जाता है। और दूसरी चीज इंडिया, इंडिया जो नाम है यूनानियों के द्वारा दिया गया है। एक्चुअली भारत में, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर इंडस नदी है। मानचित्र सही नहीं बना होगा, अगर गलत बना है तो माफी चाहूंगा, लेकिन मैं ऊपरी तौर पर यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इंडस नदी है, और यूनानी जब इस दिशा से आए थे तो उन्होंने इंडस नदी का सामना किया था, और इंडस नदी के किनारे या फिर आसपास के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को उन्होंने इंडिया कहा, और उस जगह को इन्होंने क्या कहा, वहाँ के लोगों को इंडियन कहा, और उस जगह को इंडिया के नाम से जाना गया। तो कभी आपको प्रश्न पूछा जाता है, अगर एग्जाम के पर्पज से बात करें, एग्जाम के उद्देश्य से बात करें, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया, तो सही जवाब होगा यूनानियों के द्वारा। यूनानियों के द्वारा ही ये नाम दिया गया है साथियों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक नाम की बात कर लेते हैं। अनौपचारिक नाम कई सारे नाम हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा आर्यव्रत और दूसरा जो है भारतवर्ष। ये दोनों नाम मैं कहना चाहूंगा कि वेदों से लिए गए हैं। वेदों में इस तरह के नाम की चर्चा की गई है। आर्यव्रत और भारतवर्ष ये वेदों से लिए गए हैं, और जम्बूद्वीप ये पुराणों से लिया गया है, जम्बूद्वीप नाम, और हिंदुस्तान, नाभिवर्ष और त्यांजू। तो मैं आपको बारी बारी से बताना चाहूंगा कि नाम कहाँ से आए, कैसे हैं। तो अभी मैंने बताया जैसे आपको कि आर्यव्रत और भारतवर्ष दोनों जो नाम हैं ये वेदों से लिए गए हैं। और एक्चुअली क्या है कि भारत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता की हम बात करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का प्रचलन किया गया। वैदिक सभ्यता प्रचलित हुई या फिर विकसित हुई, और वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई वो वेदों द्वारा की गई, ठीक है, आर्यों द्वारा की गई। हम वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों द्वारा की गई। तो ये वहाँ से दो नाम आए, आर्यव्रत, और भारत तो पहले से ही था, तो भारत को ही भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। जम्बूद्वीप मैं कहूँगा कि ये नाम पुराणों से लिया गया है। पुराण अगर हम पढ़ते हैं, पुराणों की अगर हम चर्चा करें तो एक पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में पूरे जो विश्व की बात की गई, जिन विश्व के जो अलग अलग हमारे महाद्वीप हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मैं बात करूंगा यूरोप की, एशिया की, ऑस्ट्रेलिया की, ये अलग अलग महाद्वीपों को पुराणों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि पुराणों में उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो उसको पुष्कर द्वीप द्वारा बताया गया। पुराण में मत्स्य पुराण में ही हम उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पे पुष्कर द्वीप द्वारा बताया गया। एंड प्लक्षद्वीप जो नाम लिया गया वो लिया गया दक्षिण अमेरिका के लिए। अफ्रीका के लिए जो नाम लिया गया था क्रॉन्च द्वीप, और यूरोप की अगर मैं बात करूँ सार्क द्वीप, और एशिया जहाँ पर हमारा भारत देश है, हम निवास करते हैं, एशिया को हम किस नाम से जानते हैं, जम्बूद्वीप के नाम से, राइट। तो ये जो नाम है आपका जम्बूद्वीप यहीं से लिया गया है, मत्स्य पुराण से।
पूरा तरह एक कह सकते हैं कि जब भी हम जम्बूद्वीप की अगर बात कर रहे हैं तो मूलतः एशिया की बात करते हैं, लेकिन जो प्रचलन है इसका पूरी तरह से भारत में है, इसलिए भारत को हम जम्बूद्वीप के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तान जो है ये अरबियों द्वारा नाम दिया गया, अरबियों द्वारा इसका नाम दिया गया। और नाभि वर्ष की अपन अभी कोई जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन इसको अपन जब भी जानकारी मिलेगी इसकी चर्चा कर लेंगे नाभि वर्ष की। और तियानजू जो नाम है, तियानजू जो नाम है ये चाइना द्वारा, चीन द्वारा दिया गया है। चीन द्वारा जब भी चर्चा की जाती है भारत की तो वह शब्द यूज करता है तियानजू। अगर आपके पास कोई जानकारी हो नाभि वर्ष की तो अपन बिल्कुल चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा। जी विकास कुमार मिश्रा जी, जम्बूद्वीप, आर्यवते, भारतखंड, इस तरह का श्लोक और मंत्र हमने काफी सुने हैं पूजा पाठ में, तो ये वहीं से लिए गए हैं। धन्यवाद साथियों आपके लिए, उत्साहवर्धन के लिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हम भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं और अभी हमने नाम की बात करी, नाम कौन कौन से नाम होते हैं अभी हमने डिस्कस करे। अब हम बात करेंगे भारत की अवस्थिति की, कि भारत कहाँ स्थित है, भारत की लोकेशन कहाँ है। तो भैया भारत की जब हम अवस्थिति की बात करते हैं तो भारत कहाँ है? भारत है हमारा उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर एक अर्थ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारी अर्थ है, आप यहाँ पे ग्लोब पे भी देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है। और अर्थ की स्थिति को कहीं भी किसी भी जगह को समझने के लिए, अर्थ में किसी जगह को अच्छे से लोकेट करने के लिए हम काल्पनिक रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। काल्पनिक रेखाओं का इस्तेमाल किया जा सकता करते हैं। अक्षांतर रेखा है वो देशांतर रेखा है। तो पहले मैं अक्षांतर की अगर बात करूं तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करने वाली रेखा भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, ये भारत को दो गोलार्ध में डिवाइड करती है, विभक्त करती है। विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा भारत को दो गोलार्ध में विभक्त करती है। एक जो है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा जो है नीचे वाला जो भाग हम जानते हैं वह दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं, सभी को पता है कि भारत कहाँ स्थित है। मैं आपको यहाँ पर इस ग्लोब में दिखाना चाहूँगा। आप देखिएगा, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा का दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाता है? निचला हिस्सा जो कहलाता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये हमारा भारत देश है। और आप देख सकते हैं कि जो भारत देश है ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है हमारा पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर यहाँ कहीं भारत की हम लोकेशन की बात कर सकते हैं, अवस्थिति की बात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम भारत की अवस्थिति की बात करें तो कहाँ पर है? तो उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर है? तो उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप के भी किस हिस्से पे? पूर्वी हिस्से पे है, पश्चिमी हिस्से पे है, उत्तरी हिस्से पे है, दक्षिणी हिस्से पे। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया पर किस हिस्से में स्थित है? तो हम क्या कहेंगे? दक्षिण एशिया में स्थित है। अब दक्षिण एशिया भी काफी बड़ा रूप हो जाता है। दक्षिण एशिया भी कहां पर? तो हम क्या कहेंगे? सही जवाब क्या होगा? दक्षिण एशिया की अगर मैं बात करूं, दक्षिण एशिया में कहां स्थित है? तो दक्षिण एशिया में कहां स्थित है? जवाब होगा हमारा भारतीय उपमहाद्वीप पे, इंडियन सब कंटिनेंट। अब ये क्या चीज़ है सर? इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? हम भारत की बात कर रहे हैं, हम भारत की लोकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप 5 देशों का समूह है। इंडियन सब कंटिनेंट 5 देशों का समूह है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सभी देश आते हैं। ये सभी देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
आप ये समझ रहे, आप इसको कहीं अपन कंफ्यूज होते हैं, श्रीलंका को भी इसमें काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार पूछा भी गया है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। उसमें जवाब था, उसमें कहीं कहीं विकल्प में था श्रीलंका। तो याद रखिएगा, श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। ये 5 देश आते हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पाकिस्तान यहाँ कहीं स्थित है, तो पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। ये अपना प्यारा देश भारत, ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। इसके बाद हम नेपाल की बात करें, नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। साथ ही अगर हम बात करें भूटान की, भूटान भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। और बांग्लादेश भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। तो ये 5 देशों का समूह है जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। इन्हीं 5 देशों में भारत कहीं पे आता है। ये हम कहना चाह रहे हैं कि भारत कहाँ पे आता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, राइट। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ आता है, एशिया में आएगा। एशिया में कहाँ पे आएगा, एशिया में कहाँ पे आएगा, तो दक्षिणी एशिया में आएगा भैया। दक्षिणी एशिया में कहाँ पे आएगा, तो भारतीय उपमहाद्वीप को जो है वहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो ये हम इस तरह से बात कर सकते हैं। इस तरह का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी, एक आध बार पूछा भी गया है। आइए फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं और ये हम ख़त्म करते हैं आज की क्लास। क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात कर लेते हैं। चूँकि मैंने बात करी थी, आपको शुरुआत में ही बताया था, चूँकि हमारी पहली क्लास है और चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, शुरुआती में सब्जेक्ट को अगर अच्छे से समझ लिया, डिटेल में समझ लिया, तो आने वाली क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको याद भी होगा कि जब भी हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, भारत का क्षेत्रफल कितना है, अगर सवाल पूछा जाता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये कुल भारत का क्षेत्रफल है। गौर करने वाली ये बात है कि भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। आप सभी जानते होंगे, पृथ्वी पर जो है अधिकतर भाग में जो महासागर हैं और लगभग 27% भाग में जो हमारे महाद्वीप हैं, और उसके मात्र 2.4% भाग में जो है वो भारत के पास है। तो भारत जो है पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल लेके स्थित है। आगे अगर हम बात करें, ये जो क्षेत्रफल है या फिर ये लोकेशन या फिर ये क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, तो ये विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई प्रकार की एग्जाम में पूछा गया है, सभी को याद होगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो विश्व में 7वां स्थान है। एक चीज और हमें ध्यान रखना है, जैसे मैं बात करना चाहता हूं कि हमने बताया कि टोटल जो भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मात्र 2.4% है पूरे विश्व का। और चिंता की बात यह है कि इतने ही मात्र स्थिति में, इतने ही मात्र छोटे से एरिया में 18% पशुधन और 17% की पूरे विश्व की 17% आबादी भारत में निवास करती है। तो इसमें दिक्कत क्या है भैया, दिक्कत यह है कि क्षेत्र कम है, एरिया कम है। एरिया कम है मतलब क्या है, संसाधन कम है। संसाधन कम है और पूरे विश्व का मात्र 2% क्षेत्र हमारे पास है, 2.4% क्षेत्र हमारे पास है, जिसमें 18% पशुधन, लाइव स्टॉक 18% विश्व में हमारी प्रथम स्थान है। इस मामले में पूरे विश्व में सर्वप्रथम हम आते हैं इस मामले में। 18% पशुधन भारत में है और 17% आबादी भारत की है। पूरे विश्व की 17% आबादी है विश्व की है। और आप सभी जानते हैं इस मामले में हम पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। अगर 2011 की जनगणना की मैं बात करूं तो 121 करोड़ थे और आज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 136 करोड़। और यूएन की मतलब एक प्रिडिक्शन है कि 2025 तक हम पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे होंगे जनसंख्या के मामले में। अभी हम द्वितीय स्थान पर हैं और बहुत ही जल्द हम प्रथम स्थान पे पहुंचने वाले हैं। बात कर लेते हैं, देखो सवाल एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान दें।
सभी को पता है कि हमारी जो आबादी है काफ़ी ज़्यादा है, पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? सर्वप्रथम नंबर 1 रैंक किसकी है पॉपुलेशन के मामले में? चाइना की। उसके बाद भारत, उसके बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। थोड़ा सा ऑर्डर 4-5 देशों के हमें ऑर्डर पता होना चाहिए, कम से कम 5 देशों का हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए, ताकि कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, सीक्वेंस जमाने के लिए इन्हीं 5 का या फिर 6 का ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ज़्यादा आबादी वाले राष्ट्र से कम आबादी वाले राष्ट्र के ऑर्डर में इनको सीक्वेंस में जमाइए। तो हमें याद रखना होगा। अगर हम क्षेत्रफल की भी बात करें तो क्षेत्रफल में जैसे मैंने बात करी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? रूस का है, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया। सीक्वेंस हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए और इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें याद है कि ठीक है, भारत का जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो दूसरा है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा अगर टफ की बात करें, थोड़ा सा घुमाने की बात करें तो ऑर्डर के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर हमें ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में किस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से सीक्वेंस रखी जाती है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है साथियों। मैं कल भी इसी समय पे ये क्लास डिलीवर करूँगा और आपका साथ जरूर चाहूँगा। आप थोड़ा सा पढ़ें, डिस्कस करें मेरे साथ में, साथ ही साथ अपन चर्चा करेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्लास को हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट को हम बेहतर तरीके से समझें और आपके स्तर पे आके समझें। हो सकता है अपन निम्न स्तर पे या फिर उच्च स्तर पे बात करें तो हम आपके स्तर पे समझेंगे, ताकि एक कॉम्बिनेशन सेट हो जाए, एक जो हमारी साइकोलॉजी सेट हो जाए और प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन में इस सब्जेक्ट को हम अच्छे से समझ के अपनी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसको अच्छे से अटेंड करें। ओके साथियों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड नाइट, थैंक यू।